नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं जून मंथली सीरीज़ के बारे में। ये 2021 जून मंथली करंट अफेयर्स है, मैगजीन जो आती है विजन की। तो पहला जो हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट करा था और दूसरा कवर करने के बाद अब हम तीसरा लेक्चर निकाल रहे हैं इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पे 3.6.2 से पहले हमने कवर कर लिया था और ये पूरी प्लेलिस्ट है जून 2021 के नाम से, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट है पूरी। स्टार्ट कर रहे हैं रूरल टूरिज्म से। और आपको ये जान के भी खुशी होगी कि गवर्नमेंट सीरीज़ जो है, गवर्नमेंट स्कीम जो है, PT 365 में भी हमने ये कवर करा था। कुछ जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का है, वो पार्ट हमने कवर करा था, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट पे। यहाँ पे रूरल टूरिज़्म की बात करने वाले हैं हम। ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल टूरिज़्म। रूरल टूरिज़्म सिंपल है, शोकेस करता है आपका रूरल लाइफ, आर्ट, कल्चर, हेरिटेज को जो रूरल एरियाज़ में होते हैं। बेनिफिट करता है लोकल कम्युनिटी को, इंटरैक्ट करते हैं टूरिस्ट और लोकल्स ताकि टूरिज़्म बढ़े। 2011 के रिपोर्ट के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने ये बताया है कि 172 रूरल टूरिस्ट साइट्स हैं और 52 कमीशन्ड रूरल टूरिज़्म साइट्स है इंडिया में। इनिशिएटिव क्या लिया है इंडिया ने? पहला है रूरल टूरिज़्म जो रिकग्नाइज करता है फोकस एरिया इन नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी 2002। सेकंड है 2003 में एंडोजेनस टूरिज़्म प्रोजेक्ट रूरल टूरिज़्म स्कीम जो लॉन्च करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा। कोलैबोरेशन था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। थर्ड पॉइंट है ये हेल्प करता है टूरिज़्म को कि वो ऑर्गेनाइज करे एक विलेज बेस्ड टूरिज़्म इनिशिएटिव जैसे वेस्ट सिंकिप में होता, जहाँ पे ऑफर करते हैं रूरल होम स्टे। लास्ट पॉइंट है रूरल टूरिज़्म जो प्रोजेक्ट है वो हॉटका विलेज में था जो कच्छ में था, गुजरात में था। उनने पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन अवार्ड्स जो है 2010 में उनका हेरिटेज सीट कैटेगरी में जीता था। इसके अलावा जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है, इंडिया के विलेजेस ने एक अनपैरेलल कल्चर क्राफ्ट करा था, म्यूज़िक, डांस, हेरिटेज जो ऑफर करता है विजिटर्स को। एक्सपैंड करता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि आपका मोस्टली एक्सेसिबल हो रूरल एरिया में। थर्ड है वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर है। फोर्थ है क्लाइमेट कंडीशंस है, कोस्टल हिमालयाज हैं, हिमालयन डेजर्ट फॉरेस्ट। फोर्थ है ह्यूज पोटेंशियल जो है वो इको टूरिज़्म का है। वीकनेस की बात करें तो यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन कम है, प्रोफाइलिंग कम है, पुअर टूरिज़्म, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, अवेयरनेस बहुत कम है, पुअर रिसोर्सेज है और कैपेसिटी गैप है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो क्रिएशन ऑफ जॉब्स नहीं है। यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जॉब, अभी तो नहीं है पर आगे जाके हम क्रिएट कर सकते हैं जब रूरल डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल टूरिज़्म हो। और यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं एग्री टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म। थ्रेट क्या है कि रिलायबल डेटा नहीं है, वेल प्लान अप्रोच नहीं है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, बड़ी सारी चीज़ें। नेशनल स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म ये आइडेंटिफाई करता है स्ट्रैटेजी जो रूरल डेवलपमेंट की है और सिनर्जी और कन्वर्जेंस लाता है सेंट्रल और स्टेट का प्रोग्राम का। फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन रूरल टूरिज़्म डेवलपमेंट इनिशिएटिव का और यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है, रिकमेंड करता है स्ट्रैटेजिक एरिया। टूरिज़्म एक इम्पॉर्टेंट डिलीवर करता है, ड्राइवर है रूरल इकोनॉमी का, जॉब्स का। इसमें कुछ कंपोनेंट्स है जो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। पहला है आपका बेंचमार्किंग ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। पहला है जो कंडक्ट करता है रैंकिंग स्टेट्स का रूरल टूरिज़्म पे ताकि वो फोस्टर करे कॉम्पिटिटिवनेस। सेकेंड पॉइंट है प्रिपेयर करता है स्ट्रैटेजिक स्टेट स्पेसिफिक रिपोर्ट जो कि कंटेन करता है एनालिसिस रेस्पेक्टिव स्ट्रेंथ और प्रायोरिटी एरियाज़ का। यहाँ पे ये वर्क करता है स्टेट्स को कि वो इम्प्लीमेंट करे सक्सेसफुल मॉडल्स जो प्राइवेट सेक्टर के लिए हो, कम्युनिटी पार्टनरशिप के लिए हो। उसके अलावा यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी भी है और प्लेटफॉर्म है जो रूरल टूरिज़्म को बढ़ाता है, इनेबल करता है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कैपेसिटी बिल्डिंग जो सेगमेंट्स में होती है और आपका प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल टेक्निकल नेटवर्किंग सपोर्ट। यहाँ पे डेवलपिंग क्लस्टर्स फॉर रूरल टूरिज्म की बात करें, आइडेंटिफाई
करता है क्लस्टर्स विलेजेस का जो टूरिज्म डेवलपमेंट पे देखते हैं। सेकेंड है डेवलपमेंट प्लान्स जो आइडेंटिफाई करता है रूरल टूरिज्म क्लस्टर में, ताकि वो प्रिपेयर करे, कवर करे कंपोनेंट जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। मार्केटिंग करते हैं सपोर्ट फॉर रूरल टूरिज्म, ये कोऑर्डिनेट करते हैं, सिंक्रोनाइज अप्रोच देते हैं मार्केटिंग रूरल टूरिज्म की। सेकेंड है प्रोडक्ट और थीम स्पेसिफिक रूरल टूरिज्म कैंपेन्स है जो लॉन्च कर सकते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन। थर्ड पॉइंट है रूरल टूरिज्म फोकस कर सकते हैं, देखो अपना देश कैंपेन। फोर्थ है आपका मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम्स भी प्रिपेयर करी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो कैपेसिटी बिल्डिंग रिसोर्स सेंटर्स सेटअप कर सकते हैं नेशनल स्टेट क्लस्टर लेवल पे, और बड़े सारे एरियाज जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं हेरिटेज और मेंटेन कर सकते हैं हाइजीन। बेसिक सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं, स्किल ट्रेनिंग है जो रेलिवेंट वोकेशंस पे है, एंटरप्रेन्योरशिप है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है जो ऑर्गेनाइज होंगे रूरल यूथ के लिए। यहाँ पे अगर बात करें तो गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं हम, तो ब्रॉड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है आपका पहला है यहाँ पे विजन ग्रुप अंडर यूनियन मिनिस्ट्री फॉर टूरिज्म। सेकेंड है टास्क फोर्स जो सेक्रेटरी के अंडर आता है। थर्ड है स्टेट स्टीयरिंग कमेटी जो चीफ सेक्रेटरी के अंडर आता है। फिफ्थ है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, और सिक्स्थ है क्लस्टर लेवल मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेशनल नोडल एजेंसी है जो कोऑर्डिनेट करती है, इवॉल्व करती है स्ट्रैटेजी, एक्शनेबल प्लान्स देती है, स्कीम्स को देती है। हर स्टेट जो है यूटी डेजिग्नेट कर सकता है स्टेट नोडल एजेंसी जो असिस्ट कर सकता है स्टेट डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। ये प्रिपेयर कर सकता है एक डिटेल नेशनल एक्शन प्लान जो कि कंसल्ट कर सकता है रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। मेडिकल वेलनेस टूरिज्म को डिफाइन कर रहे हैं पहले कि एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड हो टूरिज्म या ट्रैवल, किसी भी फॉरेन टूरिस्ट जो स्टे करता है एक पर्टिकुलर नाइट फॉर पर्टिकुलर डिजीज़ को ठीक करने के लिए या किसी तरह सा भी मेडिकल इंटरवेंशन, उसको मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है ये। एक तो मेडिकल टूरिज्म जो होता है क्यूरेटिव पर्पस के लिए होता है, जिसमें कार्डियाटिक सर्जरी आती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट आता है। सेकेंड है वेलनेस और रेजुनोवेशन आता है, यहाँ पे ऑफर करा जाता है रेजुनोवेशन जो एस्थेटिक रीज़न के लिए होते हैं, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी हो गया, स्ट्रेस रिलीफ हो गया, स्पा हो गया। थर्ड है ऑल्टरनेटिव क्योर्स जो होते हैं, जैसे इंडिया ऑफर करता है आयुष के अंडर, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हो गया, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी, इसके नाम की मिनिस्ट्री भी है। मेडिकल टूरिज्म ऑफर करता है मेडिकल वैल्यू ट्रैवल MVT जो कि कैप्चर करता है पेशेंट का हेल्थ केयर बिहेवियर और वाइड करता है ओपन अपना इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो ट्रैवल करते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई इंडिया में इलाज करा रहा है, बाहर से कोई आ रहा है, तो इस एक्सपेंडिचर होगा, उसकी वजह से इंडिया को बेनिफिट होगा। स्ट्रेंथ क्या है, स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल बहुत रेपुटेड हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मेडिकल प्रोसीजर सर्विसेज लो है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स, फास्ट ट्रैक अपॉइंटमेंट होती है इंडिया में, एडवांटेज है कि योगा, आयुर्वेदा जैसी चीज़ें भी है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया एक गुड नंबर ऑफ GCI है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, जो कि एग्रीगेट करता है हॉस्पिटल्स और कंपेयर करता है एशिया के साथ। लास्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी है टूरिज्म प्रोडक्ट्स की और एक्सपीरियंस की, इसलिए भी स्ट्रेंथ है। वीकनेस की बात करूं तो यहाँ पे लैक ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन है, रेगुलेशन नहीं है MVT सेक्टर में, जिसकी वजह से जो सेक्टर है अनऑर्गेनाइज रहता है और मॉनिटरिंग नहीं होती क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो स्टेक होल्डर्स करते हैं। नोडल एजेंसी नोडल बॉडी नहीं है, इसकी वजह से स्पेयरहेड मेडिकल होता है वैल्यू ट्रैवल, जिसकी वजह से लो कोऑर्डिनेशन होता है स्टेक होल्डर्स के अमंग। कोई इफेक्टिव कैंपेन नहीं है जो स्टैब्लिश करता है इंडिया को एज अ ब्रांड ऑफ मेडिकल वैल्यू टूरिज्म या ट्रैवल। अवेयरनेस ही नहीं है यहाँ पे अबाउट द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल NABH जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होती है। यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी नहीं है अक्रॉस हॉस्पिटल। कस्टमर परसेप्शन जो है जो रहता है मतलब फॉरेनर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत कर रही है कि इंडिया एक अनहाइजीनिक कंट्री है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है रिक्रूटमेंट और रिटेंशन जो है स्किल्ड मैन पावर है, और डेथ होती है यहाँ पे गुड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की और
स्टैंडर्ड जो होते हैं यहाँ पे कोर्सेज के। अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, डिमांड आ रही है बहुत सारे कंट्रीज से क्योंकि उनकी एजिंग पॉपुलेशन है। सेकेंड है फास्ट पेस मॉडर्न लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से ग्रेटर डिमांड हो सकती है वेलनेस और ऑल्टरनेटिव क्योर्स की। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स है डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्योंकि वहाँ पे सप्लाई साइड शॉर्टेज है। टूरिज्म जो विजिट करते हैं होम कंट्रीज या इम्प्रूव कर सकते हैं कनेक्टिविटी बड़े सारे सोर्स मार्केट से। लास्ट पॉइंट है कोविड-19 के बाद जो डिमांड है वेलनेस टूरिज्म की वो बढ़ गई है जिससे इंडिया के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। थ्रेड की बात करें यहाँ पे रीजनल कंपटीशन बहुत है मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर से। इंडिया का रिलेटिवली लेस जीसीआई है अक्रेडिटेशन हॉस्पिटल, तो ये भी एक थ्रेट है। ओवरसीज मेडिकल केयर जो है कवर नहीं होता इंश्योरेंस का जिसकी वजह से एमवीटी लेस है, लेस अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे इवेंचुअली अनऑर्गेनाइज है इसलिए मिडिल मैन खा लेते हैं बहुत पैसा, एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या पोजीशन है एज ए सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल मेडिकल वैल्यू ट्रैवल और वेलनेस डेस्टिनेशन। ये स्ट्रैटेजी ने आइडेंटिफाई करा है कुछ पिलर्स, तो कुछ पिलर्स हम देखने वाले हैं। पहला पिलर का नाम है डेवलप्ड अ ब्रांड फॉर इंडिया एज अ वेलनेस डेस्टिनेशन। नीड क्या है, ऑल्दो इंडिया करंटली प्रमोट करता है अंडर इनक्रेडिबल इंडिया और इंडिविजुअल हॉस्पिटल, ये मार्केट भी करता है उनको, बट यहाँ पे कोई कैंपेन नहीं है जो कंट्री को एज अ डेस्टिनेशन दे मेडिकल वेलनेस टूरिज्म पे। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पहला है हील इन इंडिया कैंपेन, एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है जो प्रमोट करता है ब्रांड इंडिया और ये प्रिपेयर करता है, एग्जीक्यूट करता है पार्टनरशिप इंडस्ट्री के साथ। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे आपका पार्टनरशिप जो है इंडियन मिशन के साथ, ये इस्टेब्लिश करता है हील इन इंडिया ब्रांड जो कि रिस्पेक्टिव सोर्स मार्केट्स पे है। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑपरेट अरेंजमेंट होता है फॉरेन गवर्नमेंट का ताकि वो प्रमोट करें मेडिकल वैल्यू ट्रैवल जो सोर्स मार्केट्स का है। नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्ट कर सकता है डायस्पोरा जो कि मीट करे मेडिकल और टूरिज्म नीड्स को। लास्ट पॉइंट है मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम जो बेनिफिट करती है वेलनेस टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स को और मेडिकल टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स को। नेक्स्ट जो पिलर है वो है स्ट्रेंथन करें इकोसिस्टम जो मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म का है। इस्टेब्लिश करना चाहिए लिंक जो अंडरटेकिंग या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में ताकि एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बने फॉर्ज पार्टनरशिप के लिए। यहाँ पे अगर बात करें तो आपका जो स्ट्रैटेजी जो लेनी चाहिए वो है कि पहला है ऑर्गेनाइज करना चाहिए मेडिकल वैल्यू ट्रैवल फैसिलिटेटर्स MVTF जहाँ पे फैसिलिटेट करे रजिस्ट्रेशन फॉर्मेशन एसोसिएशन। NABH अक्रेडिटेशन मैंडेटरी होना चाहिए, एक स्टिपुलेटेड टाइम नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होना चाहिए जो सक्सेसफुल ऑपरेशन हो इस फील्ड में। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज करना चाहिए मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स को, जैसे हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पे फैसिलिटेशन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कैटेगराइजेशन होना चाहिए बेस्ड ऑन बड़े सारे फैक्टर्स जैसे क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, वॉल्यूम, रेंज। ऑर्गेनाइज करना चाहिए वेलनेस टूरिज्म ऑपरेटर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए एंटरप्राइज की और स्टाफ को इंश्योर करना चाहिए क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कंडक्ट करता है असेसमेंट रैंकिंग जो कि स्टेट्स और डेस्टिनेशन पे डिपेंड करता है। इसका की ऑब्जेक्टिव है कि ये फॉस्टर करे कॉम्पिटिटिवनेस और इंकरेज करे स्टेट्स को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनेबल करना चाहिए डिजिटलाइजेशन बाय जो सेट करे ऑनलाइन MVT पोर्टल, ये प्रोवाइड करे वन स्टॉप सोल्यूशन जो फैसिलिटेट करे इंटरनेशनल पेटेंट आपका पेशेंट्स को और ये हेल्प करे एक्सप्लोरिंग, प्लानिंग, बुकिंग और बड़े सारे सर्विसेज। फीचर्स की बात करो पोर्टल तो ये अकाउंट देखता है हर स्टेक होल्डर्स का जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इमिग्रेशन, गवर्नमेंट बॉडीज़ और बड़े सारे चीज़ें। कैप्चर करता है डेटा इंटरनेशनल पेशेंट्स का, मेंटेन करता है स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन। ऑनलाइन पोर्टल रहेगा जो फॉर्मुलेट करेगा इंडस्ट्री को, इन्फोर्स करेगा रेगुलेशन। बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज होगी यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इनहेंस होना चाहिए एक्सेसिबिलिटी जो MVT के लिए होना चाहिए ताकि इंडिया को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाए। और पॉलिसी की बात करें यहाँ पे लिबरलाइज वीज़ा पॉलिसी है, ई वीज़ा फैसिलिटी आप प्रोवाइड करते हैं, बेटर एयर कनेक्टिविटी है स्पेशली जो अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं। हेल्प डेस्क और MVT जैसे लॉन्च भी है जो सेटअप होते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे। प्रमोट करना चाहिए वेलनेस टूरिज्म, यहाँ पे वेलनेस मल्टी डायमेंशनल है जो कि स्पैन करता है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और एनवायरमेंटल स्पेयर्स।
और ये वेलनेस ट्रैवल एक मल्टी फसाडेड है, हर डेस्टिनेशन एक यूनिक चीज़ ऑफर करती है वेलनेस की। इससे एक अपॉर्चुनिटी बनती है, कन्वर्जेंस होना चाहिए वेलनेस हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल बिजनेस का, ताकि वो हेल्प करे ट्रैवलर्स को, ताकि वो इनकोऑपरेट करे वेलनेस हर एक्सपेक्ट्स में। गवर्नमेंट सपोर्ट करे टूरिज्म मार्केट को भी, कंपनीज को भी, ताकि वो इनक्रेडिबल इंडिया जैसे कैंपेन को सपोर्ट करे। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम के थ्रू एक इफेक्टिव क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम होना चाहिए जो रेगुलेट करे, स्टैंडर्डाइज करे, एक्रेडिटेशन दे, स्ट्रीमलाइन दे इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर को। इसके अलावा गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है ये सेटअप करता है वन स्टॉप सेंटर जो प्रमोशन, बिजनेस डेवलपमेंट, फैसिलिटेशन जैसी चीज़ों को देखता है। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे नेशनल वेलनेस जो होता है मेडिकल वेलनेस टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड NMWTB 2015 में सेटअप हुआ था। ये बोर्ड एक एडवाइजरी कमेटी है, एक टेक्निकल कमेटी है और एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो डिस्चार्ज करता है फंक्शन। लास्ट पॉइंट है, ये स्टेट एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस देता है मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पे, बिजनेस और फ्यूचर पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे स्टेट मेडिकल वेलनेस टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड भी सेटअप हो सकता है। इसी के साथ ये ख़त्म होता है और ये नेक्स्ट न्यूज़ स्टार्ट होती है जिसका नाम है ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप फॉर माइस। माइस की फुल फॉर्म है मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन। तो मेन पर्पस जो माइस का है वो है कि इवेंट क्रिएट करें ताकि वो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जैसे बिजनेस, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट को यहाँ पे और बड़े सारे एकेडमिक कम्युनिटी को एक मीनिंगफुल कंजर्वेशन और कन्वर्जेशन दे। माइस का जो जाना जाता है वो मीटिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है या इवेंट्स इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। जनरली लार्ज ग्रुप्स को वो एक साथ लाते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। 4 एलिमेंट होते हैं। पहला है आपका मीटिंग्स आती हैं आपकी, जहाँ पे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल एनुअल मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग होती है, सेल्स मीटिंग होती है, बड़ी सारी चीज़ होती है। दूसरा है इंसेंटिव, कोऑपरेट स्पॉन्सर ट्रिप्स जो होती है एम्प्लॉयज़ की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, क्लाइंट की। अनलाइक जो अदर तरह के माइस होते हैं जहाँ पे इंसेंटिव जो फोकस कराता है लेजर पे कराता है रादर देन बिजनेस पे। थर्ड है कॉन्फ्रेंस होते हैं यहाँ पे इवेंट्स जहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी जो अटेंड की है कि वो अटेंड करे एजुकेशनल और नॉलेजेबल सेशन, पार्टिसिपेट करे मीटिंग या सोशलाइज करे। लास्ट पॉइंट है एग्जीबिशन, एक प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज इवेंट्स है जहाँ पे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिस्प्ले होते हैं। एडवांटेज एंड डेवलपिंग ऑफ माइस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये गिव करता है बूस्ट इकोनॉमी को इन फॉर्म ऑफ इनकम जनरेशन, बट क्रिएट करता है एक ह्यूज मार्केट, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि रिलेटेड हॉस्पिटैलिटी सर्विस में होता है। माइस एक टूरिज्म है जो ईयर राउंड बिजनेस में होता है और ये बेनिफिशियल रहता है ऑफसेटिंग द लो सीजन जो एयरलाइंस की होती है, होटल्स की होती है, रेस्टोरेंट्स की होती है, ट्रैवल एजेंसीज की होती है। इंडियन माइस का जो शेयर है 1% से भी कम है ग्लोबल माइस बिजनेस पे, डिस्पाइट कि हम जो नेचुरल और कल्चरल एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्ट करता है माइस ट्रैवलर्स को लेजर ट्रैवलर्स में और आपका ये इंक्रीज़ करता है लोकल गवर्नेंस और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो अपग्रेड करते हैं आपका हॉस्पिटैलिटी इन्वायरमेंट डेस्टिनेशन कंट्री में। इसकी भी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट है। स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। यहाँ पे इंडिया का एस्थेटिक और नेचुरल ब्यूटी है। सेकेंड है कोर माइस इंफ्रास्ट्रक्चर है। थर्ड है इमरजेंस होता है बेटर इन्वेस्टमेंट क्लाइंट्स का। फोर्थ है नॉलेजेबल रिसोर्सेज है जैसे IT, मेडिसिन वगैरह वगैरह। वीकनेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फोकस अप्रोच नहीं है, यहाँ पे और कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है और बिडिंग सपोर्ट नहीं है कि कैसे नेशनल और इंटरनेशनल माइस इवेंट्स होते हैं, इसलिए दिक्कत है। थर्ड है हाई टैक्स स्ट्रक्चर है, कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। फोर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है प्रोसेस का और सर्विसेज का हर टच पॉइंट पे माइस के। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है, इंप्रूव हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोइंग इकोनॉमी है हम। और नेक्स्ट पॉइंट है इमरजेंस है एशिया पैसिफिक एज अ नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ ग्लोबल माइस मार्केट। थ्रेड क्या है, यहाँ पे रीजनल कंपटीशन है सिंगापुर, थाईलैंड, UAE, चाइना से। ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है इंडिया का कि इंडिया जो इशू है अभी सेफ का जो इशू है, सेफ्टी का इशू, वो भी अभी एक थ्रेट है कि हमारा इतना सेफ नहीं है, सिक्योर लोकेशन नहीं है, तो वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे फीचर्स की बात करते हैं। ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रैटेजी रोड मैप फॉर माइस। इसका एम है कि इंडिया को पोजीशन करे माइस का डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड
और एक हब क्रिएट करें मेगा कॉन्फ्रेंस का और एग्जीबिशन का। गोल क्या है कि इन्हांस करें इंडिया का शेयर माइस बिजनेस में 2% से 5 ईयर्स में, और क्योंकि अभी करंट तो अभी 1% चल रहा है। सेकंड पॉइंट है इन्हांस करें इंडिया का इंटरनेशनल कांग्रेस कन्वेंशन एसोसिएशन ICCA रैंकिंग जो लाए टॉप 20 में लाए 5 ईयर्स में, और अभी 2019 का जो रैंकिंग थी 28 है। इंकरेज करे स्टेट गवर्नमेंट को कि सेटअप करे 6 सिटी लेवल माइस प्रमोशन ब्यूरो, जो कि मेजर माइस डेस्टिनेशन हो इन दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, गोवा, कोलकाता, और ये 2 साल में हो, और 20 मेजर सिटीज़ नेक्स्ट 5 ईयर्स में हो। इंकरेज करता है कन्वेंशन ब्यूरो कि वो बिड करे इंटरनेशनल इवेंट्स, टारगेट रखा है 50% का इवेंट्स का जो अपकमिंग इवेंट्स है। की स्ट्रैटेजिक पिलर्स क्या है यहाँ पे, गवर्नेंस है, आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो कि प्रोवाइड होगा नेशनल लेवल पे, और सेटअप करता है नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो कि आपका माइस पे है, और इंडिया का जो माइस बोर्ड है यहाँ पे आपका स्टेट लेवल पे हो, स्टेट माइस प्रमोशन कमेटी और ब्यूरो जो है सिटी लेवल, सिटी माइस प्रमोशन ब्यूरो कमेटी, और बड़ी सारी चीज़ें। डेवलपिंग इकोसिस्टम होना चाहिए माइस का, आइडेंटिफाई करना चाहिए सक्सेस फैक्टर को जो माइस का है, डेस्टिनेशन हार्डवेयर। नेक्स्ट पॉइंट है एनहांस करना चाहिए कॉम्पिटिटिवनेस इंडियन माइस इंडस्ट्री का, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस की बात कर रहा है जो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री स्टेटस से रिलेटेड हो। नेक्स्ट पॉइंट है एनहांस करना चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो माइस इवेंट्स का हो। एक्सेस देना चाहिए मेजर मॉन्यूमेंट्स का, अदर अट्रैक्शन का, सिंगल विंडो क्लियरेंस का जो NOC का हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मार्केटिंग इंडिया एज अ माइस डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे सब ब्रांड होना चाहिए मेड इन इंडिया जो कि इनक्रेडिबल इंडिया के अंदर आना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए आपका इंडियन मिशन, एनुअल इनक्रेडिबल माइस इंडिया होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए माइस इंडस्ट्री का। माइस फैसिलिटेट करता है प्रोग्राम की वो कवर करे अवर अबव रेंज। नेक्स्ट न्यूज़ है रिफॉर्म्स बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक्ड रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है रिफॉर्म्स बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक्ड रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो स्कीम के बारे में समझ लेते हैं क्या स्कीम है। इम्प्रूव करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिस्कॉम पावर डिपार्टमेंट जो एक्सक्लूड करता है प्राइवेट सेक्टर है डिस्कॉम्स की। स्कीम प्रोवाइड करता है कंडीशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस डिस्कॉम की ताकि वो स्ट्रेंथन करे सप्लाई ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबल जो लोग होंगे यहाँ पे फंडिंग देते हैं अगेंस्ट द स्कीम, और यहाँ पे डिस्कॉम जो है अगर सिक्योर करे 60% मार्क्स और क्लियर करे मिनिमम बार जो रहता है सर्टन परफॉर्मेंस रहती है यहाँ पे। पहला है कि टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस जो है, एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन जो है, आवर ऑफ सप्लाईज, कोऑपरेटिव गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें। टाइम पीरियड की बात करें स्कीम आपका अवेलेबल रहती है टिल द लास्ट ईयर 2025 से लेकर 2026 तक। नोडल एजेंसी जो इम्प्लीमेंटिंग स्कीम की है वो REC लिमिटेड है, फॉर्मली रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोऑपरेशन है लिमिटेड, और पावर फाइनेंस कोऑपरेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल आउटले होना चाहिए 3 लाख करोड़ का, जिसका एस्टिमेशन है ग्रॉस बजटरी सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि होगा 97,000 करोड़। फाइनेंशियल असिस्टेंस 2-3 पॉइंट है इसमें। पहला है प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग, यहाँ पे मीटर का जो है वो देख लेते हैं। ग्रांट होगा ₹900 या 15% जो उनसा भी लोअर हो ऑफ कॉस्ट पर कंज्यूमर मीटर, जो कि वर्कआउट करेगा होल प्रोसेस का या होल प्रोजेक्ट का। यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे रखा है और यहाँ पे रेट है 1350 या 22.5%। सेकेंड पॉइंट है ये वर्क करता है अदर देन स्मार्ट मीटरिंग। यहाँ पे मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस जो डिस्कॉम को मिला जाएगा वो 60% यहाँ पे अप्रूव कॉस्ट होगी, 90% जो होगा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को मिलेगा। एडिशन डिस्कॉम्स में अवेल कर सकते हैं एडिशनल स्पेशल इंसेंटिव जो कि 50% का होगा। A4 मेंशन ग्रांट्स होगा यहाँ पे अगर वो इंस्टॉल करे टारगेटेड नंबर ऑफ स्मार्ट मीटर्स बाय दिसंबर 2023 तक। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़े से ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है और उसके कंपोनेंट्स पढ़ते हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला है कि रिडक्शन करता है AT एंड C लॉसेस जो कि पैन इंडिया लेवल पे होता है, और ये करता है रिडक्शन 12 to 15% बाय 2024 से लेकर 2025। सेकेंड है रिडक्शन करे ACS ARR गैप
to 0, वही सेम ईयर है। और नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव करता है क्वालिटी और रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी देता है पावर सप्लाई कंज्यूमर्स को, फाइनेंशियल सस्टेनेबल देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेवलप करता है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो मॉडर्न डिस्कॉम्स की होती है। स्कीम सब्सिड्यूम की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लू में जो है ऑनगोइंग अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, इसके अंडर आते हैं स्कीम ऑफ IPDS इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। सेकेंड है ये प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की 2015 की जो स्कीम है जो JNK के लिए। और थर्ड है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDU-GJY। ये फंड जो आइडेंटिफाई हुए अप्रूव हो रहे हैं और जो प्रोजेक्ट है स्कीम का वो अवेलेबल होगा 31 मार्च 2023। कंपोनेंट्स क्या है यहाँ पे, पहला है कंज्यूमर मीटर्स और सिस्टम मीटर्स होंगे। यहाँ पे प्रीपेड मीटर्स होंगे हर कंज्यूमर के लिए एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर कंज्यूमर। प्रायोरिटाइज करेंगे अर्बन एरियाज UT अमरूद सिटीज़ को, गवर्नमेंट ऑफिस को और हाई लॉस एरियाज़ को जो प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग पे होगा। कम्युनिकेबल AMI होगा, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे होगा। और यहाँ पे मीटर्स जो प्रपोज होते हैं फीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए होता है। बेनिफिट क्या है, जो डिस्कॉम्स के लिए होंगे बेनिफिट, यहाँ पे इनेबल करेगा एनर्जी अकाउंटिंग, जो बेटर प्लानिंग लाइव लॉस रिडक्शन का। कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पे डिस्कॉम स्ट्रेंथन करेगा, प्रोवाइड करेगा बेटर सर्विसेज कस्टमर्स को। 25 करोड़ कंज्यूमर्स कवर्ड होंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग पे। ये अलाउ करता है कंज्यूमर्स को कि ये मॉनिटर करे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रूटीन बेसिस पे, मंथली बेसिस पे भी, मंथली बेसिस को छोड़ के ये रूटीन बेसिस पे कर सकता है। फीडर सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट है, ये फोकस करता है आपका फंडिंग पे। फंडिंग जो होगी फीडर सेग्रीगेशन की होगी फॉर अनसेग्रीगेटेड फीडर्स। कवरेज जो मिलेगा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्पन्न महाअभियान PM कुसुम स्कीम है जो बहुत ही हमने पढ़ी है। यहाँ पे PM जो कुसुम स्कीम है ये आपने गवर्नमेंट स्कीम्स में भी पढ़ी होगी, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप सबके लिए, तो पूरी प्लेलिस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे सोलराइजेशन होगा फीडर्स का जो एक चीप और फ्री डे टाइम प्रोजेक्ट्स पे देता है, इरिगेशन और एडिशनल इनकम फॉर फार्मर्स। लास्ट पॉइंट है मॉडर्नाइज करता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अर्बन इंडिया में। यहाँ पे सुपरवाइजरी कंट्रोल होता है, डेटा एक्विजिशन होता है अर्बन एरियाज में, डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैनेजमेंट सिस्टम का DMS 100 अर्बन सेंटर्स में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवरेज देता है, एनालाइज करता है डेटा जो इनेबल करता है डिस्कॉम्स को कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले, जो मतलब लॉस रिडक्शन पे हो रहा है, डिमांड फॉरकास्टिंग पे हो रहा है, टाइम ऑफ डे पे हो रहा है, बड़ी सारी चीज़ों पे जो हो रहा है। प्रॉब्लम्स क्या है डिस्कॉम सेक्टर इंडिया में, पहला है हाई लेगेसी डेप्थ। डिस्कॉम्स क्लियर नहीं कर पा रहे अपने डेप्थ जनरेटर्स के। PFC की रिपोर्ट ये बताती है, यूटिलिटी रिपोर्ट 2018-2019 की, उन्होंने बताया कि जो जनरेटर्स है उनने 2,27,000 करोड़ का मतलब आपकी वर्किंग की जो है जनरेटर्स नहीं शो कर पा रहे, जो कि कोविड-19 से पहले थी। अगर बात करें क्रिसिल रिपोर्ट की, वो प्रिडिक्ट करता है 30% इंक्रीज आएगा डेप्थ में, तो वो आएगा 4.5 लाख करोड़ का। तो यहाँ पे ज़्यादा ही हो जाएगा, डबल हो जाएगा एक तरह से जो डेप्थ है। सेकेंड है हाई AT&C लॉस। इंडिया का एवरेज AT&C लॉस जो है वो अराउंड 21.4% है एज़ कम्पेयर टू UK और US जो डेवलप कंट्रीज़ है, जिसका 6 से लेकर 7% तक है। नेक्स्ट पॉइंट है बिलिंग इश्यूज़। डिस्कॉम्स जो है अभी तक बिल नहीं पे कर पाए कस्टमर्स के एफिशिएंटली, और रिलाइड होते हैं एस्टिमेट और प्रोविजनल बिलिंग पे rather than रेगुलेटेड मीटर रीडिंग पे। पावर जो है स्टाइपेंड ऑफ होती है किसी किसी जगह पे कंज्यूमर्स के द्वारा। डिस्कॉम्स लैक करते हैं एफिशिएंसी बिल कलेक्शंस पे, ठीक है। एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस AT&C, ये टेक्निकल लॉसेस रिप्रेजेंट होते हैं पावर जब वेस्ट जाती है ट्रांसमिशन के टाइम पे, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जब चोरी होती है।
कमर्शियल लॉसेस दिखाता है फेलियर कि वो रिलाइज करें रेवेन्यूज, क्योंकि यहाँ पे इनएफिशिएंट बिलिंग होती है, कलेक्शन होता है पेमेंट डिफॉल्ट्स का। यहाँ पे इशू जो है आपका टैरिफ है उसकी बात करने वाले हैं। पहला है लैग करता है कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ। इस प्रिंसिपल में टैरिफ डिज़ाइन जो होता है वो कॉस्ट रिफ्लेक्टिव होता है। ये डिज़ाइन बेसिस रहता है डिफरेंट कॉस्ट ऑफ सप्लाई में डिफरेंट यूजर्स के लिए। इंडस्ट्रियल कमर्शियल सबके अलग अलग होते हैं। हाउएवर डिस्कॉम्स यूनिफॉर्मली जो एवरेज सप्लाई कॉस्ट है और डिज़ाइन टैरिफ है वो रिकवर करता है कंज्यूमर से। सेकेंड पॉइंट है डिस्टॉर्टेड क्रॉस सब्सिडी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इंडिया में फिक्स रहता है प्री डिटरमाइंड लेवल पे, और वो ध्यान रखता है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसके हिसाब से वो कैपेसिटी रखता है कंज्यूमर की कितना पे कर सकता है। क्रॉस सब्सिडी की वजह से हाई टैरिफ होता है बिजनेस के लिए और इंडस्ट्री के लिए। ये इंडस्ट्रीज प्रेफर करते हैं स्विचिंग टू कैपिटल पावर जनरेशन, जिसकी वजह से डिक्लाइन आता है रेवेन्यू स्टेट की यूटिलिटीज़ पे। नेक्स्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ टैरिफ हाइक्स। यहाँ पे इनएडिक्वेट टैरिफ हाइक्स है जिसकी वजह से इंक्रीज हुआ है रेगुलेटरी एसेट्स में एसोसिएशन में कैरी आउट जो कॉस्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में बड़े सारे इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर्स जो है रिफ्रेम हुए हैं हाइकिंग कंज्यूमर टैरिफ, मतलब उन्हें बढ़ा दिया है कंज्यूमर का टैरिफ, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ गई है। स्टेट की मोनोपोली भी रहती है डिस्कॉम सेक्टर में, जिसकी वजह से वो डिक्रीज हो जाती है चॉइसेस जो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है डिले होती है सब्सिडी में, और जितने भी पेमेंट डिस्पोजल है लेके, जैसे आप बात करें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, पंजाब, ये कॉन्स्टेंटली डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या किस पे, फुल सब्सिडी पेमेंट पे। इस डिले की वजह से जो स्ट्रेच हुआ है शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिस्कॉम्स का, और इसी वजह से वीकन हुआ है फाइनेंशियल पोजीशन पैंडेमिक के दौरान, जहाँ पे जितने भी स्टेट्स है वो अभी तक पे नहीं कर पाए हैं ड्यूज डिस्कॉम्स को टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट है लोअर करते हैं डिमांड ड्यूरिंग पैंडेमिक और इसका इम्पैक्ट जो इकॉनमी पे है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ज़्यादा हाई पेइंग कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स बहुत हो गया CNI, और कॉन्स्टेंटली ऐड करते हैं डिस्कॉम रेवेन्यू लॉसेस पे, और ये रिड्यूस करता है क्रॉस सब्सिडी इनफ्लो CNI कंज्यूमर्स पे। अदर लॉसेस की बात करें, यहाँ पे एक्सपेंसिव थर्मल पावर परचेज एग्रीमेंट है और लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। वे फॉरवर्ड की बात करें, यहाँ पे कुछ मेजर्स ले गए हैं। पहला है ये इम्प्रूव होता है डिस्कॉम, जो कि इसका रेवेन्यू रिकवरी होता है थ्रू परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव डिस्कॉम स्टाफ इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम। सेकेंड है इंट्रोड्यूस करता है इंसेंटिव ऑनलाइन और टाइमली पेमेंट पे। थर्ड है इनहांस करता है स्टाफ कैपेसिटी पे, और फोर्थ है इन्वेस्टिंग होती है बिल कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंगेज करता है नॉन पेमेंट पे। सेकंड है यहाँ पे फिस्कल हेडरूम होता है जो सब्सिडी रिडक्शन के थ्रू दिखाता है। यहाँ पे लेसन्स लेना चाहिए आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मॉडल्स जो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब का है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए जो टारगेट कर रहे हैं सब्सिडी का डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स पे। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट का ड्यूज, ये टाइम बाउंड प्लानिंग पे होना चाहिए ताकि वो क्लियर करे पेंडिंग ड्यूज है और एरीज है। मैंडेट करना चाहिए नो ड्यू सर्टिफिकेट जो स्टेट डिपार्टमेंट का है ताकि वो अवॉइड करे ड्यू बिल्डअप। और लास्ट जो पॉइंट है वो है रेगुलर टैरिफ रिवीजन होना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए आइडल रेगुलेटरी एसेट पे। यहाँ पे इशू होना चाहिए बॉन्ड्स को ताकि वो सिक्योरिटाइज करे रिसीवेबल अगेंस्ट द डिस्कॉम रेगुलेटरी एसेट को, जैसे करा है राजस्थान में। और लास्ट पॉइंट है इसके बाद हम ख़त्म कर रहे हैं वो है इन्फ्लेशन एडजस्ट करना चाहिए टैरिफ 5 का। इसी के साथ ही लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ तो आप इंस्टाग्राम पे ये UPSC राजेश विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती रहेंगी।